Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. मैं बच्चों का पेट का डॉक्टर हूँ. वेलकम बैक. हमने अब तक पहले के वीडियो में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विश्लेषण किया हुआ है. जैसे इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है. अब इसके बाद में आपके पास सवाल आता है कि अब ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें क्या होता है, आगे का जीवन कैसा होता है, क्या मेरा बच्चा वास्तव में एक सामान्य जीवन जी सकता है. तो मेरा जवाब है कि यस, नियर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है. इसमें सामान्य थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आपको समय पे दवाई लेनी पड़ती है और जांच और पड़ताल भी इसमें शामिल है. लेकिन जो चाइल्डहुड या बचपन का मेन तत्व है, जैसे पढ़ाई करना, खेलना, बढ़ना, फ्यूचर के सपने देखना, यह पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य है. तो इस वीडियो में हम सिर्फ सर्वाइवल यानी जीना इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे के फलने फूलने के बारे में बात करेंगे. स्कूल और सोशल लाइफ ये बहुत ज़रूरी है. स्कूल में जाना ये बच्चों के अपने बचपन के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बच्चों का सोशल लाइफ अच्छा डेवलप होता है, उनको फ्रेंड्स मिलते हैं. बहुत से पेरेंट जैसे ही ये कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज होती है, वो एक आध साल स्किप कर देते हैं, बच्चों को नेक्स्ट ईयर में डाल देते हैं. मैं इसमें बोलूँगा कि अगर हम सही समय पे डायग्नोसिस करते हैं और अगर बच्चा रिमिशन में होता है, तब इम्यूनिटी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली इनको ये सामान्य रूप से स्कूल में भेज सकते हैं. लेकिन ये सुनिश्चित करें कि इनके लिए जो कम्युनिकेशन है वो अपने स्कूल के टीचर्स को कर दीजिए कि बच्चों को ये बीमारी है और इसकी दवाइयाँ चल रही है. हम दवाई का जो टाइमिंग होता है वो स्कूल के टाइमिंग के साथ एडजस्ट कर देते हैं, रेसेस में एडजस्ट कर लेते हैं, पहले और बाद में वो एडजस्टमेंट की जा सकती है. बायोलॉजिकल जैसे इंजेक्शंस है, अगर कोई इन्फ्यूजन में देना है, डे केयर ट्रीटमेंट लगती है, तो सैटरडे संडे भी हम दे सकते हैं. जब बीमारी का फ्लेयर्स होता है, तब ज़रूरत के हिसाब से स्कूल का टाइमिंग हम चेंज कर सकते हैं या फिर बच्चों को बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे सकते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है स्कूल के, इनका आप कम्युनिकेशन कीजिए, इस बीमारी की इन्फॉर्मेशन दीजिए. इसको सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है खेल और शारीरिक गतिविधियाँ. खेल बिल्कुल बच्चों ने करना चाहिए. एक्चुअली जितना बच्चा खेलते हैं, जितना वो ये बेसिकली उनका व्यायाम होता है, इसको हमने प्रोत्साहित करना चाहिए. व्यायाम से या खेल से बच्चों की हड्डियां और मजबूत हो जाती है, उसका विकास और ग्रोथ होती है, वो अच्छी होती है, बच्चों का मूड बेहतर रहता है, उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है और एक सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. जब बच्चा रिमिशन में होता है, बीमारी अच्छे से कंट्रोल में होती है, तब फिजिकल एक्टिविटी पे कोई प्रतिबंध नहीं है. कोई भी टीम स्पोर्ट्स बच्चा खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं. जब फ्लेयर्स होते हैं, तब हमें थोड़ा सा सावधानी बरत सकते हैं. अगर जोड़ों में दर्द है तो यस, एक्टिविटी आप रोक सकते हैं. वीकनेस हो रहा है तो आप गतिविधि कम कर सकते हैं. जो हम बच्चों को बोलते हैं कि अपनी बॉडी की सुनो. अगर बच्चे की बॉडी उसको जितना अलाउ करती है एक्टिविटी, उतना अलाउ करना चाहिए. बेवजह बेड रेस्ट नहीं दीजिए. दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे बॉडी की ग्रोथ होना और पौगंडावस्था या जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, यौवनावस्था है, उसको अचीव करना. अगर बीमारी अच्छे से वेल कंट्रोल्ड है तो कैचअप ग्रोथ हो सकती है और पौगंडावस्था भी अचीव हो सकती है. अगर ये बीमारी पौगंडावस्था में एक्टिव है तो कभी कभी यौवन की स्थिति अचीव होने में देरी हो सकती है, लेकिन रिमिशन के बाद में ये अचीव होना चाहिए. कभी कभी इसको अचीव होने में अगर देरी हो जाती है तो हम इसके लिए पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इनकी सलाह लेते हैं और कभी कभी ग्रोथ हार्मोन जैसे ट्रीटमेंट देके उनकी जो अनुवांशिक क्षमता है उसके हिसाब से जो पर्याप्त ऊंची या हाइट उन्हें अचीव करनी चाहिए, उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं. तो जनरली मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम ट्रीटमेंट सही तरीके से लेते हैं,
तो इसका एम होता है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस को रोकना है। दवाई रोकना ये हमारी गोल नहीं होती है। और फिर अगर हम काफ़ी दिनों के लिए अगर इस बीमारी को अगर हम कंट्रोल में रख सकते हैं, तो जब बच्चा बड़े होते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, वयस्क बनते हैं, तब ये एक स्वस्थ और सशक्त व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, जो कॉलेज जा सकते हैं, अपने करियर चॉइस कर सकते हैं, नेक्स्ट परिवार के लिए भी तैयार रह सकते हैं। तो आईबीडी सिर्फ डेफिनेटली एक शारीरिक बीमारी है, लेकिन बच्चों को ये इमोशनली भी काफ़ी अफेक्ट कर सकती है। बच्चे कभी कभी खास करके अगर जब बीमारी अच्छे से कंट्रोल में नहीं है तो वरी में रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, चिड़चिड़े बन हो जाते हैं, वो अपने को अलग महसूस करते हैं, हमेशा रीज़न ढूंढते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ, मैंने कोई गलती की हुई है क्या। तो बच्चों के इन सवालों का जवाब दीजिए। कभी कभी इनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उससे दूर ना हटे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके ट्रीटमेंट में ये सपोर्ट। और ना ही सिर्फ बच्चों को, एज अ फैमिली आपको यानी पेरेंट्स को भी ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। बीमारी का जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भले ही आप अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हो, हमारी डोजिंग एडिक्वेट है, आप भी अच्छे से दवाई दे रहे हो, फिर भी फ्लेयर्स हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल वेरिएशन है आईबीडी के प्रोसेस में, जहाँ में बीमारी की एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए रेगुलर फॉलो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फ्लेयर्स को हम बहुत ज़्यादा सिम्टमेटिक होने के पहले अर्ली स्टेज में पिकअप करें, और उसमें जो जल्दी ट्रीटमेंट है ये शुरू करके फ्लेयर को हम जल्दी रिमिशन में अचीव कर सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो 18 या 20 साल के ऊपर होते हैं, तो हम इनके एडल्ट फिजिशियन के साथ भी उनको हम अटैच करते हैं। अभी के प्रेजेंट स्टेट में जो जो रिसेंट ट्रीटमेंट और अवेलेबल है, उसके साथ बेहतर बीमारी का कंट्रोल पॉसिबल है, जिसकी वजह से बीमारी अच्छे कंट्रोल में रह सकती है और बाकी जो लाइफ के गोल्स है वो अचीव किए जा सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में था कि आईबीडी में लंबे समय के लिए बीमारी कैसी बिहेव करती है। तो ये कम्प्लीटली जड़ से ट्रीट नहीं होती है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करना ही बेहतर ज़िंदगी के तरफ हम चल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको यूज़फुल लगती है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। जिस भी फैमिली को इसकी ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और बच्चों के बीमारियों के यानी पेट की बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।